हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के आपके संपूर्ण किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मैं खासकर उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं कि आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और जितने भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे इसको एक कॉपी पेन में नोट डाउन करते हुए आपको चलना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। देखिए, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, मैं एक बात और भी आपसे ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आपको ये भी देखना है कि अगर मैं ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो क्या आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं तो कराऊंगा तो समझ में तो आ जाएगा, बट अभी अगर हमने समझाया नहीं है तब आपको समझ में आ रहा है और क्या इसको हल कर पाएंगे। कोई भी हम न्यूमेरिकल यहाँ पे कराएंगे ना, उसको 2 मिनट आप वीडियो को रोककर और सोचिएगा क्या इसको आप हल कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चित्र अनुसार संयोजन के समतुल्य धारिता की गणना कीजिए। और ये आपका फिगर है, ये आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपने सोचा होगा, यदि नहीं सोचा है तो देखिए, सोचना अच्छी बात होता है, सोचेंगे और भी अच्छा है। अब मैं करा रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे हल। ठीक है जी, हमने हल लिख दिया। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट, सबसे पहले हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए क्या है। यहाँ से हमसे कहा गया समतुल्य धारिता, मतलब समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। संधारित्र मतलब संधारित्र की धारिता की गणना करना है, सी का मान हमें गणना करना है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो एक ये संधारित्र है, एक ये है, एक ये है। ये C1 संधारित्र है जिसका मान 5 माइक्रोफैरेड है, C2 का 10 माइक्रोफैरेड है और C3 का 3 माइक्रोफैरेड है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो इस परिपथ में यदि हम यहां से अगर हम मान लेते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखेंगे तो ये C1 और C2 जो है ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, क्योंकि यहां से जब धारा ऐसे बह रही है तो एक धारा यहां पे चली जाएगी, एक धारा यहां से आ जाएगी। तो इसमें जो धारा बहेगी वो इसमें जो C1 संधारित्र में जो धारा बहेगी वही तो C2 में भी धारा बहेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हम ये बात लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्रश्न या चित्रानुसार लिखेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही आपको अच्छे से सब समझ के लिखना है। आप लिखेंगे चित्रानुसार क्या दिया है, C1 व C2 संधारित्र, C1 व C2 संधारित्र क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। समझ रहे हैं, जो C1 और C2 जो धारा है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इसके लिए फॉर्मूला श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, 1/c डैश हम ऊपर कर दे रहे हैं। तो 1/, या हम चलिए C डैश ही करते हैं। तो C डैश 1/c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 हो जाएगा 1/c1। 1/ नीचे हम लिखते हैं 1/c1 प्लस 1/c2, यही होता है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होता है, 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 का मान कितना है, 5 माइक्रोफैरेड है, 5 हमने लिख दिया। और C2 का क्या है, C2 का है 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 हमने लिख दिया। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 5 10 कितना हो जाएगा, 15, सॉरी इसका एलसीएम लेते हैं तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 एकम में 2, 5 1 एकम में 1, ये हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो 1/c डैश इक्वल टू ये 3/10 हो जाएगा। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, समझिएगा, तो इसको जस्ट हम पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा
10/3 हो जाएगा और सी डैश का मान यहाँ पे आ जाएगा 3.33 ऐसे आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो देखिए हमने क्या अभी तक किया, हमने केवल ये C1 और C2 के अगर हमने श्रेणी क्रम में ये संयोजित है तो इन दोनों का अगर हमने ऐड किया, समतुल्य धारिता निकाला तो समतुल्य धारिता ये आ गया। परंतु यहाँ पे भी तो एक C3 धारिता है ना, तो इसको भी जब हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तब जाके समतुल्य धारिता हमें पूरे आपके चित्र में जो समतुल्य धारिता है वो मान हम ज्ञात करेंगे। तो अब हमें क्या पता चल गया, अब देखिए इन दोनों को मिलकर एक संधारित्र बना है जो C डैश है, वो कितना बना है 3.33 बना है। तो अब देखिए अगर ये अब जो ये C डैश है ना और C3 है, ये अब श्रेणी क्रम में संयोजित हो जाएंगे। जैसे अब इसका फिगर अब ये नहीं रहा, अब इसका फिगर जानते हैं कैसे हो जाएगा, अब इसका फिगर ऐसे हो गया है। आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। ये दोनों ऐड हो गए हैं ना, तो अब इसके एक बन गया है, एक संधारित्र हो गया है और वो बन गया है C डैश, और C डैश इक्वल टू 3.33 है, ठीक है। और ये C3 इक्वल टू कितना है 3 माइक्रोफैरेड। समझ रहे हैं, ये बात है। तो अगर हम देखें आप तो C डैश और C3 ये अब समांतर क्रम में संयोजित है, तो हम लिखेंगे C डैश व C3 समांतर क्रम में संयोजित है। जब ये C डैश और C3 समांतर क्रम में संयोजित हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C डैश, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो C डैश है और एक और क्या है, ये C3 है, दोनों को ऐड कर देंगे, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब इसको अगर हम देखें तो C डैश का मान है 3.333 ऐसे है, 33 ये डैश चलता ही रहेगा, और उसके बाद C3 का मान है 3। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो C का मान आ गया 6.33 और ये माइक्रोफैरेड। तो देखिए ये हमारा समतुल्य धारिता का मान आ गया। ये क्या आ गया हमारा समतुल्य धारिता का मान, ठीक है। तो ये जो C है, C समतुल्य धारिता का मान हमारा आ गया 6.33 माइक्रोफैरेड। बात आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए अभी हमने करा दिया तो आपको इजी लग रहा है, बट शायद हमने जब आपको शुरू में कहा था कि आप इसको हल कीजिए तो आप शायद इसको नहीं हल कर पाए होंगे। तो यही सब चीज़ें तो हमें सीखना है। इसलिए मैं कभी भी कहता हूं कि आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाए पहले 2 मिनट आप सोचिएगा क्या इसको हम हल कर पाएंगे, और तब जाकर अगर नहीं होता है तो वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको सीखने को तो मिलेगा ही। समझ रहे हैं ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अभी तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिनको हमें इस वीडियो में देखना है, ठीक है, तो उन पर भी आप ट्राई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने दूसरा एक प्रश्न ले लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पे लिखा गया दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कला में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति कर रहा है, तो कक्षा में धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात हमारा टारगेट पता चल गया कि कक्षा में धारा मतलब विद्युत धारा का मान हमें ज्ञात करना है। अब मैं आपसे सबसे पहला मेरा यही प्रश्न है आपसे कि क्या आपको इस समय ये क्वेश्चन दिया जाए तो हल कर पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न होना चाहिए। क्या आपको ये दिया जाए तो क्या आप हल कर पाएंगे? यदि हाँ तो अभी आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को और थोड़ा सा प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को हल करने का। 2-3 मिनट 5 मिनट सोचिए, समझिए, हल कीजिए। नहीं होता है तो फिर से आप समझिएगा, तब आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। न्यूमेरिकल क्या है ना, देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं।
देखिए न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल बार बार रिपीट नहीं होता है। जैसे ये न्यूमेरिकल एक दो बार पूछा गया है, बट न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, ऐसा बिल्कुल भी न्यूमेरिकल में नहीं होता है। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन अगली बार दूसरे टाइप से पूछा जाएगा, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन तो होगा पर वैल्यू कुछ चेंज कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वैल्यू चेंज कर करके आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इस बात से कभी भी कंफ्यूज मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सर ये क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही वर्ष में तो पूछा गया है, 2 ही वर्ष में तो पूछा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। मैं आशा करता हूं कि जो विद्यार्थी सीरियस होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति, वो बातों को समझ रहे होंगे। तो इस पर आपने कुछ ट्राई किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे। हमारा लक्ष्य पता चल गया, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हम आपसे 2 ही चीज कहते हैं कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराते समय, आपको 2 ही चीजों पर विशेष कर ध्यान देना है। सबसे पहला टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। दूसरा हमारा लक्ष्य होता है कि इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या क्या वैल्यू दिया है उसको दिया है करके लिखना। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है प्रश्नानुसार वो हम लिखते हैं। तो कह रहा है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतने त्रिज्या की कला, त्रिज्या कह रहा है ना, तो त्रिज्या का मान दिया है इसका मतलब। तो हम लिखेंगे त्रिज्या आर का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 0.7 एंगस्ट्रॉम दिया है। अब मैं आपसे कहूं कि एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का तो मात्रक मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम में दिया है तो हम मीटर में चेंज करेंगे। अब मीटर में हम चेंज कैसे करेंगे, 0.7 इंटू 10⁻⁻10 से अगर गुणा करा देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये हमने चेंज कर दिया मीटर में। अब कैसे चेंज किया है ये सब आपको क्लास 11th में हमने पढ़ाया हुआ है। जब मात्रक एवं मापांक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमने सब कुछ चेंज कराने को ही बताया जाता है कि डेसी से सेंटी, सेंटी से मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो, सभी में चेंज कैसे करेंगे। तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, क्लास 12th के आप स्टूडेंट है तो ये आप समझ गए। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहीं पे चेंज नहीं कर पाएंगे, और जब चेंज नहीं करेंगे तो कैसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, न्यूमेरिकल तो गलत हो जाएगा यहीं पे। समझ रहे हैं ना। तो इसी बात को आपको समझना है। दूसरी बात कहा गया कि त्रिज्या वाली कला में 6.6 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से, देखिए आपको मात्रक जब मान दिया है ना, मान के पीछे का जो मात्रक है ये आपको पहचानना है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे कि चाल का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन की चाल का जो v का मान दिया वो कितना दिया है, वो दिया है 6.6 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड दिया है, यही ना दिया है, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कक्षा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना कहकर कार कहता, गाड़ी कहता, तो हम कोई और फॉर्मूला लगा देते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षाओं में घूमता है। इस प्रकार कक्षाएं होती हैं, इसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार गति करता है, तो एक चक्कर अपना लगाने हैं, मान लेते हैं यहाँ से प्रारंभ किया चलना, और यहाँ से चलकर फिर से यहाँ तक आने में, यहीं तक आने में उसको कितना समय लगेगा, इसकी हम पहले गणना करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं, तब हम लिखेंगे कि एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो एक चक्कर लगाने में जो लगा समय होता है एक इलेक्ट्रॉन का, एक चक्कर लगाने में जो समय होता है वो क्या होता है, 2πr/v होता है। ये आप फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, कि वो 2πr/v लगता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। आगे अब समझिएगा, ये एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है वो इतना है, परंतु एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितनी बार चक्कर लगाता है ये भी तो हमें लिखना है ना। तो एक सेकेंड में एक
सेकंड में चक्रों की संख्या देखिए एक चक्कर लगाने में जो समय है ना वो इतना लगता है, परंतु एक सेकंड में तो इलेक्ट्रॉन बहुत बार चक्कर लगा लेता है ना, तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की चक्रों की जो संख्या n जो होता है वो बात आप याद रखेंगे कि कितना होता है 1/t होता है 1/t। अब आप समझिएगा एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है 1/t है, तो आप इतनी ही बात को यही बात समझिएगा। अब यहाँ पे जो t का मान है, t के मान को हम यहाँ से, ये t है ना, तो इस पूरे t के मान को यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो n इक्वल टू ये 1/, ये 2π r/v हो जाएगा, यही ना होगा। अब जस्ट ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अगर हम सिंपल में n का यहाँ से मान निकालें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/2π r हो जाएगा, यही हो जाएगा n का मान। बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये आपका n का मान हमने निकाल लिया कि यदि एक सेकेंड में चक्रों की जो संख्या का मान हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/2π r हो जाएगा। अब हम समझिएगा, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इतनी बात हम निकाल लिए तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें धारा का मान ज्ञात करना है। धारा I इक्वल टू Q/T होता है। विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। I इक्वल टू Q/T होता है ना, ये होता है। हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि I इक्वल टू Q इक्वल टू जानते हैं हम, एक और ये फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू N/E होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो, ठीक है। E/E होता है और N/E अब T हमने लिख दिया। अब आप समझेंगे थोड़ा सा, एक एक बात को आपको समझते हुए चलना है। N के मान को हम ये पूरा पुटअप कर सकते हैं, v/2π r, ठीक है, इंटू E हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, ये T है तो T हमने लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये अगर हम I को लिखे ना तो ये मेन बटा होगा, तो यहाँ पे I रहेगा तो बेटर लगेगा। बात आपको समझ में आ रहा होगा अब आपको, ठीक है। क्या हमने किया है कि n की जगह पर ये v/2π r लिख दिया है, फिर से इंटू E लिख दिया है, फिर से T है तो T, एक नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा समझने का, तो ये अगर हम समझे ना तो ये E जो है ये इसी में ना गुणा है, तो E इसी में गुणा है तो v/E लिख देते हैं, ऐसे बेटर रहेगा। आप समझिएगा, ये जाएगा, ये 1 जाएगा तो ऊपर गुणा कराएगा, ये इसमें गुणा कराएगा। तो अगर हम यहाँ से I का जो मान निकालें तो वो क्या हो जाएगा, ये v/E बटे 2π r/t हो जाएगा, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब सिंपल में हम क्या करेंगे, ये जो हमें फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले में हम मान को पुटअप करेंगे। अब मान पुटअप करेंगे, हमें I का मान निकल जाएगा। I का ही तो मान निकलना था ना, धारा का, और धारा का मान हमने निकाल लेंगे। तो अब मान पुटअप आप करना आपको आने चाहिए, यही तक इम्पोर्टेंट होता है। इतना आपने समझ लिया, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहा गया है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी रेखीय सरल रेखा में गति नहीं करता है, वो एक वृत्तीय गति करता है, एक गोले में चक्कर लगाता है, एक कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक चक्कर लगाने में जो समय का मान होता है, फॉर्मूला होता है कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 2π r/v होता है, ठीक है। जहां पे r क्या है, r है कि इस कक्षा की त्रिज्या कितनी है, v क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना है, वो उससे भाग देना पड़ेगा। फिर से हमने जाना कि देखिए, समय का तो हमने निकाल लिया, परंतु एक सेकंड में कितनी बार वो चक्कर कर लेगा उसकी संख्या। तो एक सेकंड में चक्रों की जो संख्या है वो n = 1/t होता है। मतलब समय के ही संख्या जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने क्या किया है, t के जगह पे ये पूरा मान को हमने पुटअप किया है, तो हमें n का जो मान है वो निकल गया है v = 2π r। समझ रहे हैं।
उसके बाद हम जानते हैं विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और Q के मान को Q इक्वल टू हम जानते हैं N इंटू ई होता है। अरे ये तो पहले ही हमने चैप्टर में फॉर्मूला ये पढ़ाया था, N इंटू ई, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो यही हमने N इंटू ई रख दिया है, और N के जगह पर ये पूरे मान को हमने यहाँ पे पुटअप किया है, और पुटअप करके ये हमने लाया है। इतनी बात समझ रहे होंगे। आगे हम सॉल्व करते हैं, आप समझाते हैं आपको। तो देखिए I इक्वल टू भी क्या है, यहाँ पे वेग है। तो देखिए हमें चाल, देखिए भी वेग कहे या चाल कहे, दोनों बात एक ही हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और चलना भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन में वेग कहे या चाल कहे, दोनों को एक ही समान लेकर चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे भी का मान दिया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 4 दिया है, ये हमने मान रख दिया। फिर से E, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 होता है, 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, यही ना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का ऋणावेश होता है। उसके बाद अब नीचे हम बटे देंगे, फिर से 2 है तो 2 लिख दिया। फिर से पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। जब उसी को दशमलव में करें, देखिए पाई का जो मान होता है ना वो 22/7 होता है, या इसी को हम 3.14 भी लिखते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो हम डायरेक्ट 3.14 हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद R जो है, R है त्रिज्या, तो याद रखेंगे यहाँ पे R त्रिज्या का मान कितना दिया है, 0.7 इंटू 10 टू द पावर 10 है। तो 0.7 इंटू 10 टू द पावर क्या है, -10 है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद है T, तो T क्या है, 1 सेकेंड के लिए हमने क्या किया है ना, तो T का मान हम लिख लेंगे 1। तो 1 लिखने की कोई जरूरत है, 1 अगर गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं जी, ठीक है। 1 अगर गुणा भी करेगा तो उतना ही मान होगा, ये बात हम जानते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम इन सभी को हल करेंगे, I का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए, ये सब कुछ बेसिक है, यही न्यूमेरिकल में तो समझना ही इंपॉर्टेंट है। अब बताइए आप इसको हल कर पाएंगे ना। अब देखिए I इक्वल टू, अगर हम इसको हल करें तो हम क्या क्या हल कर सकते हैं। देखिए अगर 6.6 में, सबसे पहली बात 6.6 में 1.6 से अगर हम गुणा कराते हैं, तो 6.6 में 1.6 से अगर गुणा कराते हैं, और उसके बाद ये 10 टू द पावर 4 है, और ये 10 टू द पावर 19 है, तो 19 में से यदि 4 चला जाएगा तो कितना आएगा, 10 टू द पावर -15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट, ये बात आप समझिएगा, सॉरी, अब आप समझिएगा। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम समझें तो अगर हम इसका, ये तीनों का हम आपस में गुणा कराते हैं, तो अगर हम तीनों का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 मतलब 1 पॉइंट, अगर 2 में 0.7 का गुणा कराएंगे तो 1/4 आ जाएगा, सॉरी 1.4, 2 7 14 होता है ना, तो 1.4 हो जाएगा। और उसके बाद ये 3.4 हो जाएगा, और उसके बाद ये 10 टू द पावर -10 है, ये ऊपर चला जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो इसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो ये +10 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है ना, ऊपर -10 है, ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब हम आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आप समझिएगा एक एक बात को, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो I का मान, I इक्वल टू, अब समझिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, यदि देखिए 6.6 में 1.6 से गुणा कराएंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको देख कर बता दे रहा हूं, ठीक है, आप गुणा करा कर देख सकते हैं। अगर आप 6.6 में 1.6 का अगर गुणा कराते हैं तो 10.56 आ जाएगा, 10.56 आ जाएगा। और समझिएगा, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो 10.56 आ जाएगा। और उसके बाद 10 टू द पावर -15 है, और ये 10 टू पावर 10 है। अगर ये दोनों देखिए, ये -15 है, ये 10 है प्लस में, तो -15 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर 1.4 में अगर 3.14 का गुणा कराते हैं, आप गुणा करा दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, 4.396 आ जाएगा, 4.396 आ जाएगा अगर ये दोनों आपस में गुणा करते हैं तो। अब
ये नहीं कहना है आपको कि सर आप करा कर दिखाइए। देखिए गुणा भाग तो आप कर सकते हैं ना, अब मैं कराऊंगा तो टाइम लगेगा और टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना सब कुछ तो आपको करना आना चाहिए। मेरा लक्ष्य है, मेरा काम है ये सब कुछ आपको समझाना। ठीक है, तो बात आप समझ गए होंगे। मैं चाहता तो यहीं पे मान पुटअप करके और यहीं से कहता आप आगे हल कर लीजिए, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसे, अब मान लेते हैं इसका अगर गुणा करने को कहें तो आप गुणा नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। इतना सब तो आना ही चाहिए आपको। अब समझिएगा, अब आई है, अब देखिए कुछ नहीं, ये 10.56 है और ये 4 देखिए ये 3 9 6 है ना, तो अगर हम देखें तो 9 5 से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा 4.4 हम इसको लगभग मान लेते हैं। ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये 4.4 में 10.56 से आप भाग दे देंगे। तो अगर आप भाग देते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, आपका आंसर आ जाएगा I = 2.4 × 10⁵। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप भाग कराकर देख सकते हैं। अब सोचिए अगर दशमलव आप भूल जाएं तो ये 4 है, ये 10 है, तो 4 दूना 8, 2 बार में तो जाएगा, उसके बाद 2 इसमें बचेगा, 2 मतलब एक दशमलव लेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 5 20, तो 4 5 20 होगा ना, पर 4 चौको 16 तो हो जाएगा। तो 16 हमने कर दिया है, क्योंकि दशमलव होगा तो ऐड होगा ना, कुछ तो अंतर आएगा, तो वही 2.4 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। पर एक बात और भी स्पष्ट मैं कर दूं, ऐसा मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को यहाँ के बाद उसको भाग देना नहीं आ रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा यहाँ तक भी आप सॉल्व करते हैं ना, 100% आपको फुल नंबर मिलेंगे। इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज या परेशान नहीं होना है कि कैसे होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये समझना, क्वेश्चन और समझ कर हल करना। यहां तक भी आप छोड़ देंगे पूरा नंबर मिलेगा, यहां पे भी छोड़ेंगे पूरा नंबर मिलेगा। बट जिन विद्यार्थियों को आता है वो यहां तक जरूर करेंगे, मजबूरी है, नहीं आता है तो वहां तक भी करेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप के हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करना है, निश्चिंत रहना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो न्यूमेरिकल हैं उसको हम देख लेते हैं स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो ये हमारा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए हमने क्वेश्चन ले लिया गया है, कह रहा है कि 10 पिकोफैराडे मतलब पीएफ मतलब पिकोफैराडे, तो 10 पिकोफैराडे का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है। 2020 में या 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे ज्यादातर न्यूमेरिकल जो होता है वो रिपीट नहीं होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए हैं। बट क्या होगा, जो वैल्यू है ना उस वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। बट अगर ये 2 बार रिपीट हुआ है तो इसका मतलब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब ध्यान से आपको समझना है, एक एक बात आपको समझ में आएगा। मैं इसको समझाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए। क्या आप इसको अभी आपको दिया जाए तो क्या आप हल कर पाएंगे? 1 मिनट थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। ट्राई आप कर सकते हैं, क्योंकि बिना ट्राई के, बिना प्रैक्टिस के तो न्यूमेरिकल आने ही नहीं वाला। इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा। जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है ट्राई, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है, मैं उनसे खास कर कहना चाहूँगा, ट्राई किया जाता है। यदि आप ट्राई नहीं करेंगे, केवल वीडियो देखेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बात को आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए हम करते हैं, फिर भी आप ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है 10 पिकोफैराडे, तो फैराडे किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रक होता है। इसका मतलब ये धारिता का मान दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। तो धारिता का मान हमें दिया गया है, धारिता C का हमें यहाँ पे मान दिया है 10 पिकोफैराडे। अब देखिए धारिता का मात्रक तो फैराडे होता है, यहाँ पे पिको फैराडे जोड़ दिया है, तो पिको को हम फैराडे में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करते हैं? तो जो C = 10 है ना, तो 10 हम लिख देंगे और यहाँ पे 10⁻⁻12 से गुणा कर देंगे, तो हमारा फैराडे में ये चेंज हो जाएगा।
पिको को फैराडे में चेंज करने के लिए 10⁻⁻12 से गुणा किया जाता है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यही नहीं पता, मैं उनसे कहना चाहूँगा 11th में हमने पढ़ाया हुआ है मात्रक एवं मापांक जो चैप्टर है, ठीक है, पहला ही चैप्टर, उसमें हमने आपको अच्छे से सिखाया है कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फॉर्मी, ऑटो, ये सब कुछ कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। सिंपल सा है, नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी मिस्टेक है, बट कम से कम इतना तो समझ गए ना कि पिको को फैराडे में चेंज करने के लिए अब तो पता चल गया ना, 10⁻⁻12 से गुणा कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक मान हमने निकाला है धारिता का, ठीक है, एक मान निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का, ठीक है। तो हमें विभव का मान पता चल गया, विभव का है या विभवांतर भी हम कह सकते हैं, विभवांतर। तो विभवांतर भी का जो मान है वो 50 वोल्ट है, ठीक है जी, ये भी हम समझ गए धारिता का और विभवांतर का। उसके बाद कह रहा है कि संधारित्रों की स्थिर वैद्युत ऊर्जा का ज्ञात करना है आपको। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा या आपसे कह देता है संधारित्रों की संचित ऊर्जा कह सकता है, स्थितिज ऊर्जा, सभी का फॉर्मूला यही होता है। तो स्थिर विद्युत ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, किसकी स्थिर वैद्युत ऊर्जा? तो संधारित्र की स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, U = ½ CV² होता है। अब ये तो फॉर्मूला हमने आपको प्रूव भी कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हमने सब कुछ आपको कराया था, याद नहीं है आपको? संधारित्रों की संचित ऊर्जा ये हमने पढ़ाया ही था आपको, या संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, उसी में तो ये हमने फॉर्मूला प्रूव किया था। मैं आशा करता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कम से कम फॉर्मूले याद रख लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब इसको अगर हम आगे करें तो U = ½ है, तो हाफ हमने लिख दिया। उसके बाद C का मान यहाँ पे दिया है 10 × 10⁻⁻12, ये हमने लिख दिया। V का मान देखिए 50 वोल्ट है, तो इसको हम 50 लिख सकते हैं, अब फिर से एक और 50 लिख दे रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार, तो 50 × 50 कर दिए, समझ रहे होंगे आप। उसके बाद समझिएगा एक बात, देखिए ये 10⁻⁻ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 10⁻⁻ ये +1 है, और यहाँ पे 10⁻⁻ ये -12 है, तो अगर -12 में से 1 चला गया तो -11 तो होगा ही। तो U = क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा -11। अब आप समझेंगे 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 10 लिख सकते हैं, 5 10 50 लिख सकते हैं ना। अब 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 10 लिख सकते हैं, 5 10 50, बात वही है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम क्या करते हैं, इस 5 का गुणा हम इसमें करा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तब 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब 25 का फिर से गुणा हम 1 में करा देंगे तो 25 से कम में 25 ही हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिख दे रहे हैं, 5 × 5 = 25, 25 1 में गुणा करेगा 25 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब समझिए 10⁻⁻ ये 11 है, 10⁻⁻11। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10⁻1 है, यहाँ पे भी 10⁻1 है, तो 1 कितना हो जाएगा? 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा, यही ना होगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, 2 का अगर 25 में भाग देते हैं तो 12 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये -11 में से 2 चला गया तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है जी, यही ना होगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे जूल में आएगा, क्योंकि स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही होता है, तो जूल में आंसर आपका आ गया। तो ये था आपका सिंपल सा आंसर। ये ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट यही है कि अभी हमने आपको कहा था, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने शायद हल ही नहीं किया होगा, या हल भी किए होंगे तो यहाँ तक आंसर उनका नहीं आया होगा, उन्होंने मिस्टेक कर दिया होगा। पिको फैराडे जो 10 है, 10 ही का मान यहाँ पे पुटअप करके सॉल्व किया होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग तरीके से हल भी किए होंगे, किसी ने तो ट्राई ही नहीं किया होगा। बट मैं यही कहूँगा, न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको समझना भी चाहिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
यदि आप न्यूमेरिकल में केवल आप समझते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, मैं 100% ये कह सकता हूँ आपको न्यूमेरिकल कभी नहीं आने वाला। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ज़्यादा समझाने का मैं प्रयास नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तो जानते ही हूँ आप तो खुद ही बुद्धिमान है, थोड़ा सा आपको इशारा दिया जाता है कि कम से कम अभी भी आप समझ जाएं और मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। आगे और भी हम एक क्वेश्चन देंगे, उसको भी आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो देखिए हमने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है, सेम टू सेम जिस प्रकार हमने एक पहले अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। तो ध्यान से आपको समझना है। कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैराडे, ठीक है, तो 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 2014 में 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने देखा कि इसी टाइप का क्वेश्चन 2020 में या 23 में पूछा गया है और भी बहुत साल में ये पूछा गया है। तो इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल है हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में सीखने का। मैं आपसे सबसे पहले यही कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इस पर समय दीजिए। क्या इसको आप कर पाते हैं? यदि आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप ध्यान से समझेंगे, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए हमें सबसे पहले कह दिया यहाँ पे कि उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब संधारित्र की ऊर्जा की बात कर रहा है। संधारित्र की ऊर्जा की बात कहे, संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहे, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहे, अगर संधारित्रों की ऊर्जा उसमें ऐड हो जाता है तो संधारित्रों की संचित ऊर्जा ही पूछ रहा है। यही आपको दिमाग में होना चाहिए आपके, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन इस प्रकार तो घुमाने के लिए थोड़ा बहुत कहेगा ही, आप समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब क्या कह दिया है उसको हम लिखते हैं 10 माइक्रोफैराडे, मतलब धारिता का मान दिया है। तो हम लिखते हैं धारिता, C का मान कितना दिया है 10 माइक्रोफैराडे। यदि हम इसको चेंज करें धारिता को, C इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अब फैराडे। हम तो इतनी बात जानते हैं कि माइक्रो को अगर फैराडे में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद देखिए विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, मतलब पहले 100 था फिर से 200 हो गया है। तो आप समझेंगे 100 से 200 वोल्ट किया गया है, मतलब 2 विभवांतर का मान दिया है, ठीक है। तो विभवांतर V1, पहले को V1 मान लेते हैं, दूसरे को V2। तो V1 का मान कितना दिया है 100 वोल्ट, ठीक है जी। और दूसरा V2 इक्वल टू कितना दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं। अब आप समझिएगा, तब हमसे कहा गया है उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उसकी मतलब संधारित्रों की ऊर्जा। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा कहे, स्थितिज ऊर्जा कहे या ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ठीक है। संधारित्रों की संचित ऊर्जा। अब ऊर्जा का हम फॉर्मूला जानते हैं, U इक्वल टू क्या होता है CV², ये हम जानते हैं। अब आप समझिएगा, मान पुटअप करते हैं, हाफ हमने लिख दिया। उसके बाद C का मान कितना दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर 6 दिया है, -6। उसके बाद V है, V क्या है यहाँ पे आप समझिएगा, 2 यहाँ पे विभव है ना। तो देखिए पहले तो 100 था, 100 से 200 वोल्ट कर दिया गया है, मतलब कितनी की वृद्धि हुई है ये हमें पता लगाना है। तो पहले वाले में से बाद वाले को घटा देंगे तो हमें वृद्धि पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले के बाद में कितना, अभी कितना है 100 वोल्ट ही हुआ है, 200 वोल्ट में से हम पहले मतलब अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे। तो ऐसा हमने कर दिया। अब आप समझिएगा एक और बात कि देखिए विभवांतर पर स्क्वायर है ना, तो 200 पर स्क्वायर हम देंगे, ठीक है। उसी प्रकार 100 पर भी स्क्वायर हम देंगे। बात समझ रहे हैं, क्योंकि विभवांतर पर स्क्वायर है तो इसलिए आप समझेंगे। थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। U इक्वल टू हाफ और उसके बाद 10 इंटू 10 टू द पावर कितना है समझिएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना। तो इस पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो
इस पर +1 है, ये -1 है, इसका मतलब 10 टू द पावर, यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं ना। एक ये घट गया तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा, अगर 200 का आप स्क्वायर करते हैं तो याद रखें कितना आएगा, 2 दूना 4 होता है, और 2 जीरो है, 2 और बढ़ जाएगा मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 40,000 हो जाएगा। उसके बाद माइनस हम करेंगे कितना से, 100 का एक का तो स्क्वायर एक ही होगा, और 2 जीरो है तो 2 का 4 हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप सोचिएगा 1/2 ये 10 टू द पावर 5, और 4,000 में से 1,000 चला गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या ना, ठीक है जी। 40,000 में से 10,000 चला गया तो 30,000 बचेगा, ठीक है जी, 30,000 लिख दिया हमने। उसके बाद 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5, उसके बाद 30,000 को हम चाहें तो 3 गुणे 10,000 लिख सकते हैं। बताइए हम लिख सकते हैं कि नहीं, 10,000 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। अब आप समझिएगा, ठीक, अब देखिए अगर हम चाहें तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर समझिएगा, अगर 100 है तो 100 को हम क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 2 लिखते हैं। अगर 1,000 है तो हम क्या करते हैं, 10 टू द पावर 3 लिखते हैं। उसी प्रकार 10,000 है, 10,000 तो इसका मतलब 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसके 10,000 की जगह पर 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 टू द पावर 4। बात आप समझ रहे होंगे, बेसिक बात भी हम बताते हैं क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंटों को दिक्कत हो जाती है। जो मैथ के हैं तो उनको तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट समझ रहे होंगे आप। अब आप समझिएगा u इक्वल टू ये 1/2, और ये अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 3/2, 3 यहाँ पे 1 में गुणा कर लिया तो 3/2 हो जाएगा। और ये 10 टू द पावर -5 है, ये 10 टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब 10 टू द पावर -1 बच जाएगा, बचेगा ना। आप समझिएगा ये ऊपर है 10 टू द पावर -1, अगर नीचे आएगा तो 3 इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का तो अभी कोई काम नहीं है, तो यहीं पे 10 अगर 20 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 3/10 दूना 20 हो जाएगा। अब ये आपका आंसर हो जाएगा जूल में, या तो आपका आंसर ये हो जाएगा, या आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, लेट मी चेक। ठीक है जी, ठीक, ठीक, ठीक है, मैं आंसर चेक कर लूं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या? मिस्टेक तो डिफरेंट आ रहा है, नहीं डिफरेंट है माइनस में। ठीक है, ठीक है जी, आंसर आपका परफेक्ट है। ठीक है, इसको अगर आप दशमलव में भी 20 से अगर 3 में भाग देते हैं तो दशमलव में आ जाएगा आंसर। ठीक है, 100% ये आपका सही है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन को हल करने आपको आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी बहुत सारे, अभी तो बुक के आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है ना, सभी को हम देखेंगे स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है, दिए गए परिपथ में दो संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे 2 संधारित्र ये हैं, ठीक है, जिसका मान है 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड। नीचे आपको दे रहा है ये 2 प्रतिरोध है, ठीक है, जो है 4 ओम, ये 5 ओम, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, जो है 1 ओम। और उसके बाद यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान है जो है 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका फिगर है। यहाँ पे कह रहा है ना कि 2 ये जो संधारित्र हैं, इन पर संचित आवेश का मान आपको ज्ञात करना है। तो मेरा तो यही प्रश्न हमेशा से करते आ रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि कुछ देर आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को रोककर ट्राई कर लीजिए। तो आपने ट्राई किया होगा,
ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ इसको सॉल्व करने का। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, हमें टारगेट पता चल गया है कि हमें क्या ज्ञात करना है, संचित आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो पूरा परिपथ है ना, तो इस परिपथ में हमें विद्युत धारा का मान हमें ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, कि इस परिपथ में जो विद्युत धारा का मान क्या है। तो हम सबसे पहले यही ज्ञात करेंगे कि अस्थायी अवस्था में परिपथ में धारा। ठीक है, तो अस्थायी अवस्था में परिपथ में धारा क्या है, इसका मान, या हम सिंपल वे में लिख सकते थे कि पूरे परिपथ में धारा। तो धारा अस्थायी अवस्था में हम धारा का मान, ये एक फॉर्मूला जानते हैं जो होता है I इक्वल टू E बाई R प्लस R, ये हम जानते हैं। देखिए, हम ये फॉर्मूले का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आंतरिक प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बार विद्युत वाहक बल का मान दिया है, विभवांतर का मान नहीं दिया है, फिर से यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का मान दे दिया है। तो ये फालतू का तो नहीं दिया है ना, इसलिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं तो हम सामान्य फॉर्मूले पर भी प्रयोग कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई आवेश का मान नहीं दिया है, इसलिए हम वो जो इक्वल टू Q/T होता है उसका फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे समय दिया है और ना ही आवेश दिया है। समझ रहे हैं ना। इसके मान को हम पुटअप करते हैं। तो I हमने लिख दिया, E का मान कितना दिया है, E का मान 20 वोल्ट दिया है, तो 20 हमने लिख दिया। उसके बाद R क्या है, तो R है प्रतिरोध। प्रतिरोध यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, 4 1 5, तो हम लिख देते हैं 4 प्लस 5, इनको हम जोड़ देंगे। उसके बाद फिर से प्लस ये है तो प्लस देती है। आंतरिक प्रतिरोध R है, तो R क्या मान दिया है 1, तो ये हमने 1 लिख दिया। बात समझ रहे होंगे। अब I इक्वल टू ये 20 हो गया, और ये 4 5 9 1 10, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 दूना 20, तो I का जो मान आया वो 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है जी, I का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। बात समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे हमने सबसे पहले परिपथ में जो कुल धारा का मान हमने ज्ञात कर लिया 2 एम्पियर। उसके बाद अब समझिएगा, जब हमने एम्पियर का मान ज्ञात कर लिया, I का मान क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं वो सब आपको आगे समझ में आएगा। समझ में अगर ना आने के कारण जानते हैं क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हम फॉर्मूले को यूज करेंगे जिससे हमें संधारित्रों की जो संचित आवेश का मान हम ज्ञात कर सके। जब फॉर्मूले आपको पता रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्यों हम ये ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए हम अंत में आपको समझाएंगे कि क्यों हमने ये सब ज्ञात किया। उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे कि A और B के बीच विभवांतर कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्ञात कर ले क्या, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे A व B के बीच, ऐसे लिख देते हैं, बीच विभवांतर। बात समझ रहे हैं। जो A और B ये है, A और B के बीच विभवांतर कितना है इसकी गणना करते हैं। तो अगर हम करते हैं तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R, ये होता है। अब देखिए I का मान अगर हमने ज्ञात नहीं किया होता तो जरूरत पड़ता कि नहीं पड़ता हमें, इसलिए हमने सबसे पहले परिपथ में कुल जो धारा है उसका मान ज्ञात किया है। अब हमें पता है I का मान 2 एम्पियर, तो 2 लिख दिए। R का मान हमें पता है 2, ये R है, 2 प्रतिरोध है, 4 प्लस 5, तो हम लिख देंगे 4 प्लस 5, ये हमने लिख दिया। आगे आप समझिएगा, मैं यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ, अब आप समझेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो V इक्वल टू ये 2 गुणे 9 हो जाएगा, 4 5 9, और 9 दूना 18, मतलब V का मान 18 वोल्ट आ गया, 18 वोल्ट आ गया। तो देखिए सबसे तब जाकर, अब देखिए पहले हमने विद्युत धारा का मान ज्ञात किया, फिर से विभवांतर का मान हमने ज्ञात कर लिया। किसकी सहायता से, धारा का मान हमें ज्ञात किया है, उसका मान रखा हमने, मिल गया। अब समझिएगा, अब जब हमने इतना ज्ञात कर लिया तो अब A और B, ये जो A और B है ना, तो A और B के बीच हम तुल्य धारिता का मान करते हैं, ज्ञात करेंगे। तुल्य धारिता का मतलब कि यहाँ पे दोनों संधारित्र है, तो दोनों संधारित्रों को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो तुल्य धारिता का मान हमें पता चलेगा।
तो अब हम लिखते हैं कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि उनको शायद ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अंत में आपको समझ में आएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो आपको शुरू से अगर समझाया जाए तो समझ में नहीं आएगा, जब अंत में हम समझा देंगे, अंत में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बेसिक से हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो समझिएगा, तो हम जानते हैं C इक्वल टू तुल्य धारिता, C इक्वल टू हम जानते हैं ये फॉर्मूला C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब हम मान पुटअप करते हैं, तो C1 का मान अगर मान लेते हैं इसको C1 इसको C2, तो 4 गुणे 6 हो जाएगा, और नीचे फिर से 4 प्लस 6 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप। अगर हम देखें तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएंगे। इसको अगर हम करें तो कितना आ जाएंगे आपके 10 दूना 20 और 10 चौको 40, मतलब 2.4 फैराडे आ जाएगा। धारिता का मात्रक फैराडे होता है, तो एफ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए हमने क्या ज्ञात कर लिया, हमने धारिता का मान हमने ज्ञात कर लिया, संधारित्रों की धारिता का मान। तो इतना जब हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश। तो हम अब क्या करेंगे कि अब लिखेंगे दोनों, ये जो दोनों संधारित्र हैं, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, दोनों संधारित्र हैं तो संधारित्रों पर संचित आवेश। अब संचित आवेश Q इक्वल टू C इंटू भी होता है, ये बात हमें पता है। संधारित्रों की संचित आवेश Q इक्वल टू C इंटू भी होता है, ठीक है। तो अब सिंपल में हम कुछ नहीं करेंगे, मान पुटअप करेंगे, आ जाएगा। जैसे Q यहाँ पे Q इक्वल टू C इंटू भी है ना, C का मान हमने यहाँ पे मालूम चल गया है, अब भी का मान हमें यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। मान अगर पुटअप हम करते हैं तो यही तो संचित आवेश है Q, और C का मान यहाँ पे 2.4 दिया है, गुणे भी का मान यहाँ पे 18 दिया है, ठीक है। अगर हम इसका गुणा आपस में कराते हैं तो 18 चौको 72 होता है ना, ठीक है, 8 चौको 32, हाँ 72 होता है, तो 2 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे एल्सियम बच गया, 18 दूना 16, 18 दूना 36, 36 4 40, 40 3 43, तो ये 43 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाएंगे, 43.2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप ये गुणा करा कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कूलाम, जिसे हमने C लिख दिया, ठीक है। 43.2 आपका आंसर आ जाएगा कूलाम, जो हमने C लिख दिया है। तो यही है संधारित्रों की संचित आवेश का मान, इन दोनों संधारित्रों पर जो संचित आवेश का मान होगा वो इतना होगा। मैं एक बार आंसर देख लूं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हमने किया है। वो क्या हमने किया है, देखिए यहाँ पे कूलाम नहीं रहेगा, माइक्रो कूलाम रहेगा। क्यों माइक्रो कूलाम, देखिए यही मिस्टेक हमने किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे धारिता में माइक्रो फैराडे है ना, तो माइक्रो फैराडे का हमने मान पुटअप किया है, तो माइक्रो कूलाम ही हम लिखेंगे। इसको हम चाहे तो कूलाम में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे क्यू लिख दिया, 43.5 42.2 माइक्रो को अगर हम चेंज करते हैं तो 10⁻⁻6 लिख देंगे, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। या तो आप ये कहें या तो ये कहें, समझ रहे हैं ना। तो ये है आपका आंसर, जो कि आपका हल हो गया। अब देखिए आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए हमें पता था कि Q इक्वल टू C इंटू भी होता है, तो हमें C का मान ज्ञात करना था और भी का मान ज्ञात करना था। तो पहले हमने भी के मान ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले हमें भी का मान ज्ञात करने के लिए जानते थे कि I की जरूरत पड़ेगी। I का मान यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमने I का मान ज्ञात किया। I के मान को R का यहाँ पे मान दिया ही था, जब दोनों को हमने गुणा किया तब जाकर हमें भी का मान पता चल गया। जब हमने भी का मान ज्ञात कर लिया तब जाकर हम C पे पढ़े, क्योंकि C ज्ञात करने के लिए C हम तब जाकर ज्ञात किए हैं। यहाँ पे C जो है तो C इक्वल टू हम जानते हैं C1 प्लस C2 होता है, तब यहाँ से हमने C का मान ज्ञात किया है।
समझ रहे हैं। और जब सी और भी दोनों का मान हमने ज्ञात किया है तब मान पुटअप किया है तो ये आया है। तो हमारा लक्ष्य पता था, हमारे दिमाग में था कि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा, और इन फॉर्मूले के लिए ये दोनों मान हमें ज्ञात होने चाहिए, उसके लिए पहले हमने ये सब ज्ञात किया। तो यही है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात ये है कि देखिए न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे तो बहुत सारे सॉल्व करा सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है, बट अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल है जो कि मैं चाहता था कि सॉल्व आपको कराऊं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मैंने सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। देखिए आपके लिए सब कुछ नोट भी हम बनाते हैं, सब कुछ आपको ऐसे ही कुछ नहीं बताया जाता, बहुत ही सोच समझ कर आपको कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना, मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो। जो भी हम पढ़ाते हैं सीरियस होकर पढ़ाते हैं, हम नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं सब कुछ, जिससे आप विश्वास कर सके कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी हम नहीं पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जिन विद्यार्थी, जो हमें चाहता हूँ जो विद्यार्थी मुझसे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं उनका बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो, वो अपने अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, वो गर्व से कह सके मेरा इतना नंबर आया है, ठीक है। अपने जब एग्जाम का पेपर दे के आए हैं या उनका जब रिजल्ट आए तो अपने रिजल्ट को देखकर वो खुशी से भर जाएं, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत ही आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो कि नीचे में क्वेश्चन आपको साइड में दिखा दूंगा। सबसे पहले एक इजी वे में क्वेश्चन जो कि आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, नीचे में दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ कि एक फैराडे विद्युत धारा वाली गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। सबका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। दूसरा एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक चित्र वाला जो कि नीचे या साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें एक फिगर है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी आपको संचित ऊर्जा का ही मान ज्ञात करना है। ये कि संचित ऊर्जा का मान हमने आपको ज्ञात करके भी बताया है, U = ½ CV²। तो उस पर आप फॉर्मूले पर पुटअप करेंगे, आपको निकल जाएगा। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल जो कि हमने आपके पूरे बुक से कराया हुआ है, और भी आपका सीरीज आएगा। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल का कोई अंत नहीं है कि कितने आपके हैं, बट 2-3 तो वीडियो मुझे लगता है न्यूमेरिकल पर ज़रूर आपको आएगा, ज़रूर मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिएगा सभी वीडियो को देखने का, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कहेंगे तो केमिस्ट्री का भी हम जल्दी कराएंगे, ठीक है, कराएंगे हम केमिस्ट्री का भी। या न्यूमेरिकल मैं चाहता हूं कि पहले फिजिक्स का ही 1-2 वीडियो बना दिया जाए जिसमें कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद केमिस्ट्री का कराएंगे। तो जैसा आप कहते हैं वैसा हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी न्यू देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हम दे देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के न्यूमेरिकल का। तो वो जब भी न्यूमेरिकल आप सीरीज जब भी ये देख रहे हैं, आप उन सभी सीरीज जो पीछे के पढ़ाए गए हैं 2-3 वीडियो, उन सभी को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।